देखिए मैं शो के बारे में तो संदीप बता चुके हैं, हिरेन भाई बता चुके हैं, सुभाष इज वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दिस। तो और आप भी बता चुके हैं, आपने प्रोमो भी देखा। मैं सिर्फ कविता से अपना जुड़ाव बता सकता हूँ। मैं अपने लिए हमेशा कहता हूँ कि कविता मेरी आत्मा है और अभिनय मेरा शरीर। कविता में मेरे रोम रोम में है, मेरे रग रग में है, मेरे शब्द शब्द में है। मैं कवि होने की वजह से ही टेलीविजन पर आया। बहुत छोटा सा था, 10 साल का, तब मैंने हिंदी कवि सम्मेलन में शुरुआत की बाल कवि के तौर पर। और तब से लेके आप आज तक मुझे देख रहे हैं। टेलीविजन पे भी जो मेरा पहला शो था वो कविता का ही शो था। मार्केट अधिकारी जी ने मुझे स्पॉट किया और उन्होंने कहा नहीं आपको एक शो हमारे लिए करना है। नहीं ब्रॉट मी ऑन टेलीविजन फॉर दैट शो। बहुत बड़ा हिट हुआ उस जमाने में। उसके बाद ये यात्रा एक के बाद चलती रही है। हिंदी कविता, सबसे खुशी की बात यह है कि ये शो उस वर्ष में आ रहा है जो हिंदी कवि सम्मेलनों का शताब्दी वर्ष है। 100 वर्ष इस साल हिंदी कवि सम्मेलनों के पूरे हो रहे हैं और उस अवसर पर यह शो आ रहा है। मैं शिवारू को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस साल इस शो को लॉन्च करने के लिए चुना। इससे बेहतर कोई साल हो नहीं सकता था। हिंदी कवि सम्मेलनों का शताब्दी वर्ष और ये शो। हिंदी कविता हमारे देश के मूल में है, मेरे प्राण में है और सब जन जन में बसती है। आज भी आप देखें हिंदी कवि सम्मेलन में 50,000, 60,000, 1 लाख तक लोग इकट्ठे होते हैं और जगह जगह हर रोज होते हैं। पंडित गोपाल दास नीरज, बहुत बड़े कवि गीतकार और जिनका आशीर्वाद सदा मुझ पे भी रहा, जिन्होंने आपके उनके लिखे हुए आपने बहुत सारे नगमे सुने होंगे। इतने खूबसूरत लिखे, जो खत तुझे वो तेरी याद में, या शोकियों में भूला जाए फूलों का शबाब, या फूलों के रंग से दिल की कलम से, या दिला शायर है, गमाज नगमा, या रंगीला रे, या वो मेरी शर्मीली, या ए भाई जरा देख के चलो। तमाम तमाम ये गाने नीरज जी ने लिखे। नीरज जी की एक पंक्ति है जो मुझे सदैव स्मरण होती है और मैं हमेशा कहता हूं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो हम वो सौभाग्य लेके जीने वाले लोग हैं। और इस शो में वाह भाई वाह में हम, जैसा कि कहा कि नए टैलेंट को भी करेंगे, वो हमारा बहुत बड़ा फोकस है। आप यकीन नहीं करेंगे जितना भी हमने शूट किया है, एक भी शेड्यूल ऐसा नहीं रहा जिसमें 2 या 3 लोग ऐसे नहीं थे जो पहली बार किसी टेलीविजन चैनल पे आ रहे थे। एवरी शेड्यूल वी स्पॉटेड कपल और डिफरेंट प्लेसेस ऑफ हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों से, जिनमें प्रतिभा है, जिनके पास कविता की ताकत है और उन्हें अब सारा देश, सारी दुनिया जानेगी। इस शो के माध्यम से हम घरों तक पहुंचेंगे। ये एक शो है, जैसे संदीप संदीप ने बिल्कुल ठीक कहा कि फैमिली प्रोडक्ट है। सारा परिवार इसे साथ बैठ कर देखेगा क्योंकि इसमें 8 साल से लेकर 80 साल तक के बच्चे के लिए सब कुछ है। मेरे लिए शो नहीं है, मेरे लिए हिंदी कविता जो है वो जीवन है। जब भी हिंदी कविता की बात आती है, फिर फिर मेरे लिए वो सबसे सर्वोच्च होता है। उससे ऊपर कुछ नहीं होता, क्योंकि उसी ने मुझे बनाया। मैं जो कुछ बना हिंदी कवि सम्मेलनों के मंचों से बना, इसलिए मंच मेरी माँ है। और जब मैं हिंदी कविता के लिए काम करता हूँ तब मैं काम नहीं करता हूँ, क्योंकि उस उससे मुझे मोहब्बत है, वो मेरी आत्मा है। बस आप ये समझ लीजिए कि ये शो, मैं भी ईश्वर से दुआ करता हूँ, माँ सरस्वती से ये प्रार्थना करता हूँ, जिनका भक्त हूँ बाला सती जी, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि ये लोगों तक पहुंचे, लोग इसे खूब प्यार दें। और चूंकि हिंदी कविता वैसे ही जन जन में बसी हुई है, उनके मानस में है, तो वाह भाई वाह देखें और देश का हर घर रात को बोले वाह भाई वाह। थैंक यू। वाह भाई वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। नहीं, आपको यहीं पे ही रुकना है। जी। थोड़े हम थोड़ी चर्चा करेंगे सर। ऑफ कोर्स ये शो तो आ रहा है, बट जब आपने जैसे अभी बताया, बचपन से ही आपने चालू जी। किया। मैं जानना चाहता हूँ कि किसी ने पकड़ के बोला अरे शैलेश तुम्हें यही करना है, तुम्हारा यही, इसमें इसमें ही तुम जाओगे, ऐसे कभी? नहीं, और कभी किसी ने फटकारा आपको, अरे ये क्या कर रहे हो? अगर फटकार दिया होता तो शायद मैं नहीं होता। मैं आई वुड लाइक टू थैंक माय पेरेंट्स। मैं अपने माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं, कई बार मुझे सवाल किया जाता है कि आप में लिखने का शौक कैसे पैदा हुआ। इसका जवाब मैं बहुत ईमानदारी से देना चाहता हूँ कि मुझ में लिखने का शौक पैदा नहीं हुआ, मैं पैदा ही ये शौक लेके हुआ। जैसे ही मैंने कलम चलानी शुरू की, मतलब ये जब अक्षर ज्ञान होता है तभी से मैंने शुरू कर दिया था। कार्टून बनाना था। बहुत छोटे छोटे गाँव का पला बड़ा व्यक्ति हूँ मैं। इतने छोटे गांव जिनके नाम भी नक्शे पे आपको शायद नहीं मिलेंगे। राजस्थान के उतने छोटे गांवों में पलता था। और आज से करीब उस जमाने में 40-45 साल पहले, तब तो कुछ भी नहीं होता था। 4-5 हजार की आबादी, 1500 की आबादी, ऐसे गांव होते थे। नौकरी पे चले जाते थे माता पिता,
मुझे घर में अकेला रहना पड़ता था स्कूल से आके। मैगजीन्स हमारे घर में बहुत आती थी। वो जिस विभाग में थे वहाँ मैगजीन्स जो है उनका विभाग ऐसा था कि उन्हें भी पढ़ना खूब होता था। तो मैं अकेला होता था, खाना खाता था तो पढ़ता था, तो पढ़ने की आदत मुझ में रही थी। फिर मैंने कहा एक दिन बीमार पड़ा तो कलम लेके लिखना शुरू कर दिया। सितंबर 1980-81 की बात है। जब मैंने लिखा तो कुछ कविता नुमा था। उसके पहले हालांकि स्टेज पे मैं वैसे ही चला गया था एक दिन। मैं मेवाड़ में मावली एक गांव में वहां रहता था और स्टेज पे कुछ सुना रहा था और बहुत भीड़ भीड़ थी। मैं अचानक ऐसे ही कोई एंकर के पास यूं ही पहुंच गया। मैं 7 साल का रहा, मुझे भी कुछ सुनाना है। उसे इजाजत दे दी, हाँ आ जाओ। और मैंने सुना दिया, लोग हंसे, बड़ा अच्छा लगा। 10-11 साल का मैंने कुछ कविताएं लिखी और पिताजी को सुनाई तो उनका अरे तो बहुत बढ़िया कविता है। उन्होंने मुझे निराश नहीं किया, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। वहां से 38 किलोमीटर दूर एक गांव है सुमेरपुर, वहां एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हो रहा था। वहां मुझे स्कूटर पर बिठा के ले गए, निक्कर में, शर्ट पे, और 20-25 हजार लोगों की भीड़, और कविता पढ़वाई मुझ बच्चे को। और जब 25 हजार लोगों की तालियां कानों में पड़ी, तभी मुझे लग गया कि मेरा जीवन शायद यही है। इसलिए ना तो कोई फटकार थी, ना किसी ने कहा कि तुम्हें कुछ बनना है। उन तालियों की आवाज ने मुझे कहा कि शायद मुझे यही रहना है इस मंच पे। क्या बात है सर, वाह भाई वाह, ये एक्चुअल में वाह भाई वाह हो गया। सर आगे बढ़ते हैं। कुछ 21वीं सदी जो आपकी एक बहुत ही जी। नामी पोयम है सर, उसके बारे में दो थोड़ी पंक्तियां हो जाएं अगर आप पूरी कविता सुनाना तो संभव नहीं है। हाँ हाँ वो लेकिन मैं 2 पंक्तियां सुना देता हूँ जो आपने कहा 21वीं सदी का जो कहा। मैं सिर्फ एक पंक्ति सुनाता हूँ, उसकी जो पंक्ति अपने आप में मुझे लगता है कि पूर्ण है। मैंने सिर्फ इतना सा लिखा कि 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है। 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है। पहले अभावों में खुशियां थी, अब खुशियों का अभाव। जब कुछ नहीं था तब सब कुछ था, और आज सब कुछ है तो कुछ नहीं है। और उसी की एक पंक्ति और याद आती है कि सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। ये व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे ना, तब जिंदगी थी। क्या बात है सर, क्या बात है, वाह भैया। सर मूविंग और भी जानना चाहूंगा कि बेटी आपका एक बहुत क्लोज टू दी हार्ट थीम है या टॉपिक है, आप उसके बारे में लिखते हैं, आप या बताते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ पंक्तियां वो उसके बारे में बोलना कविता चाहेंगे? तो फिर कभी मैं सुनाऊंगा। हाँ, वो कविता बड़ी लंबी कविता है, बड़ी पॉपुलर कविता है। हाँ तो वो हाँ बेटियां जो कविता है, उस कविता ने मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट वायरल पोइट्रीज यस जो है, यस मतलब सर, दूसरे। पर वो बताना चाहेंगे कि सर क्या ऐसा कुछ कोई इंसिडेंट था कि हाँ भाई जी। वो लिखना है हमको? जी, नहीं ऐसा कभी मैंने कभी कोई हाँ। कविता सोच के नहीं लिखी। हाँ ये कविता बड़ी व्यक्तिगत कविता थी मेरी। मुझे नहीं मालूम था मैं कभी स्टेज पे सुनाऊंगा, लेकिन इंसिडेंट सुना देता हूँ वो, जिस वजह से मुझे कविता लिखी। बहुत साल पहले की बात है। आप जानते हैं टेलीविजन में जो शो करते हैं हम लोग, तो हमारे पास समय के अलावा सब कुछ होता है। और एक जमाना ऐसा था जब मैं बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहा था, खूब सारे शोज जिसमें तो सब कुछ था, लेकिन वक्त नहीं था। माय डॉटर वाज वेरी यंग, और वो जोधपुर में उस वक्त थी। अब तो विदेश में रहती है, अब तो ग्रेजुएट हो रही है वो इस महीने। तो और मैं उदयपुर किसी शो के लिए गया था। उसने मुझे कॉल किया, ये कविता क्यों लिखी थी बस उतना सा बता दो। शी कॉल्ड मी। वो मुझे पप्पू बुलाती है, पप्पू वेयर आर यू? मैंने कहा मैं उदयपुर में हूँ। क्या आप जोधपुर आ रहे हैं मुझसे मिले? मैंने कहा नहीं, मेरे को शूट है, शाम को पहुंचना है मुंबई, नाइट शूट है, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। उसने फोन रख दिया। पता नहीं उसने कहाँ सुना होगा या क्या किया होगा, आई डोंट नो, कैसे उसके दिमाग में आया मुझे नहीं पता। उसने मुझे वापस फोन किया, बोले आप शूटिंग करते हैं तो आप एक दिन का क्या चार्ज करते हैं? उनका क्यों सवाल कर रहे थे? नहीं, अगले हफ्ते मेरा एनुअल डे है, मैं परफॉर्म कर रही हूँ स्टेज पे, तो मैं क्या प्रिंसिपल से बात करूं कि आपको कमर्शियली बुलाए एक दिन के लिए एज ए चीफ गेस्ट, ताकि आप आके मुझे देख सकें। इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। मैं उस दिन दुनिया का सबसे गरीब आदमी हो गया था ये सवाल सुन के। मुझे लगा कि हमारे पास जो चीजें होती है उनके होने का एहसास नहीं करते। तब मैंने उस वक्त उस दिन ये कविता लिखी थी फ्लाइट में, टिश्यू पेपर पे, और फिर वो कविता दुनिया की कविता हो गई। थैंक यू सो मच सर। आप मारवाड़ी हैं जी। है ना, तो बिल्कुल मैं ये पूछना चाहूंगा सर, खाने में क्या क्या पसंद है? जो भी जैसे माँ- मारवाड़ी जो वो भी माँ के और हाथ का हो, बस, और कुछ नहीं। अच्छा, माँ से सर बात आई, एक आपकी अगेन बहुत ही वायरल पोइट्री, और मैं मुझे भी पसंद है और काफी लोगों ने सुनी भी होगी, बट अगर कुछ पंक्तियां उसकी हो जाएं, क्योंकि वो एक्चुअल में काफी दिल को छूने वाली है। एक्चुअल में अगर आप उसको सुनेंगे तो कहीं ना वो कहीं माँ कविता, फिर वो बहुत लंबी कविता है। स्टार्टिंग कुछ और 4-5 जब भी मैं लाइनें सुनाता हूँ माँ कविता, स्वयं भावुक हो जाता हूँ। लेकिन उस कविता
से पहले मैं एक अंश है वो सुना देता हूँ, 2 पंक्तियों का, सिर्फ 2 पंक्तियां सुना देता हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ लोगों को कि हमें मांगना कहाँ चाहिए और हम मांगते कहाँ जाकर। जिनसे मांगना चाहिए उनसे हम नहीं मांगते, तो कहाँ जाके मांगते हैं। तब मैं 2 पंक्तियां मैंने लिखी, वो कविता फिर कभी सुनाऊंगा, मौका हुआ तो किसी दिन वापस सुनाऊंगा। लेकिन आज मैं उसकी वैसे ही उस कविता के पहले जो मैं 2 पंक्तियां सुनाता हूँ वो सुना देता हूँ। मांगना कहाँ चाहिए, मांगते कहाँ है। एक लड़का था, वो ईश्वर से बहुत कुछ मांगा, लेकिन उसे कुछ मिला नहीं। तो एक दिन मंदिर में गया, चिल्लाने लगा, रोने लगा, कहने लगा तू क्यों नहीं सुनता मेरी। भगवान से बात करने लगा, चिल्लाने लगा, रोने लगा और कहने लगा तू क्यों नहीं सुनता मेरी, क्या दमदार मेरी दुआ नहीं है क्या। भगवान प्रकट हुए और कहने लगे तू मांगने यहां क्यों चला आया, तेरे घर में मां नहीं है। मेरे ख्याल से मैं भावुक हो जाता हूं जब भी वो कविता पढ़ता हूं, इसलिए बस इतना अंश ही सुनाऊंगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय दिया और इतना सब आपने शेयर भी किया हमारे साथ। नाउ आई वुड लाइक टू ओपन द Q&A फॉर द मीडिया, बट उससे पहले मैं बुलाना चाहूंगा फॉर द फोटो ऑफ